हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव कंसल है और मैं आज आपको क्रॉस चार्ज क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। मेरे व्यूअर्स ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि क्रॉस चार्ज पे वीडियो बनाइए क्योंकि क्रॉस चार्ज पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है मार्केट के अंदर, वो कैसे आता है, वैल्यूएशंस क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। क्रॉस चार्ज क्या होता है, वो कहाँ से फ्लो किया लॉ के अंदर कि क्रॉस चार्ज लगेगा, उसके ऊपर कोई केस या कोई जजमेंट्स है या नहीं है, वैल्यूएशन उसकी, और वो क्यों लगाया जा रहा है। क्रॉस चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों लगाया जा रहा है वो हम सेक्शंस के साथ साथ पढ़ेंगे। तो आगे तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर और एक सेकंड की वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ तो, और हमेशा खुश रहिएगा वीडियो देखते हुए भी और देखने के बाद भी। तो चलिए दोस्तों, मैं CA वैभव कंसल दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल GST साथी पे। क्रॉस चार्ज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज की डेट में और कई सारे लोगों को ये पता नहीं है। आज हम खड़े हैं मार्च 2020 में, जीएसटी को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स पूरे होने वाले हैं। तो अब जीएसटी अपने सेकंड फेज के अंदर एंटर कर चुका है या करने वाला है, दैट इज लिटिगेशन। अगर आपने देखा होगा आपके क्लाइंट्स को बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, सेक्शन 50 के इंटरेस्ट के नोटिस आ रहे हैं। दैट मींस कि डिपार्टमेंट अब उन एरियाज को प्लग करने की कोशिश कर रहा है जहां पे आप टैक्स पेयर्स ने गैप छोड़ा हुआ है। इसलिए क्रॉस चार्ज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया। राइट, क्रॉस चार्ज उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया। तो व्हाट इज क्रॉस चार्ज, लेट अस अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर मैं सेक्शंस पे आऊंगा, कहां से फ्लो बना और इसका कारण क्या है कि हम क्यों देना चाहते हैं। तो क्रॉस चार्जेस कि जब आप एक हेड ऑफिस है, मान ले फॉर एग्जांपल दिल्ली में हेड ऑफिस है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी बाकी वीडियोस में समझाते रहता हूँ। एक मान लीजिए दिल्ली में हेड ऑफिस है और उसके 4 और 5 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। लेट्स से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, तो देयर आर 5 टोटल ऑफिसेस इंक्लूडिंग दिल्ली का हेड ऑफिस। राइट, अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए कि कुछ सर्विसेज जो आप ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की, इंटरनल एम्प्लॉयज की, राइट, जो आपके पेरोल पे हैं, वो सर्विसेज आप ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज से। वो एम्प्लॉयज आपको सर्व कर रहे हैं दिल्ली में, और वो दिल्ली में जो सर्विस दे रहे हैं वो पैन बेस्ड सर्विस दे रहे हैं। जैसे हेड ऑफिस में अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, वो पूरे इंडिया की अकाउंटिंग करते हैं दिल्ली में बैठ के, जो भी सेल परचेज या डेटा आता है। आपके जो HR टीम बैठी हुई है वो पूरी इंडिया के लिए अपॉइंट करती है, उनका डेटा मेंटेन करती है, वो यहाँ बैठी हुई है। आपकी इन हाउस IT टीम, आपकी इन हाउस मार्केटिंग टीम, जो मार्केटिंग तो दिल्ली की ऑफिस से कर रही है और उसका बेनिफिट ऑल ओवर ब्रांचेस आपको इंडिया में हो रहा है। उसकी सैलरी कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये है क्रॉस चार्ज। एक और बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर और क्रॉस चार्ज के अंदर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफिकली सेक्शन 25 के अंदर मेंशन किया हुआ है, जबकि क्रॉस चार्ज किसी भी सेक्शन में मेंशन नहीं किया हुआ। ये लॉ के फ्लो से निकल के आता है, कैसे भी बता रहा हूं। समझ गए कि आप एग्जांपल क्लियर हो गया आपको। दिल्ली में हेड ऑफिस है, आपके पास लेट्स से 4 ब्रांचेस हैं और 4 डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, IT और HR, जो आपके इन हाउस पेरोल पे बैठे हुए हैं। और वो लोग आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे दोस्तों। वो ये सब अपने काम जो है वो हर एक ब्रांचेस के लिए करते हैं। HR, मार्केटिंग, IT एंड अकाउंट्स। राइट, होता है, नॉर्मल चीज है वाली, क्योंकि HO के अंदर हम अपना बेस मेंटेन करके चलते हैं और ब्रांचेस के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग लेवल पे यहाँ पे काम होता है। तो पॉइंट इज कि आपने ISD टच क्यों किया, बताने के लिए कि ISD भी सेम कंसेप्ट है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीके डिफरेंट है और वो सेक्शन से निकल के आता है स्पेसिफिकली। और उसके अंदर होती है मेरी बाहर वाली सर्विसेज, जो मैं किसी और वीडियो में जरूर समझाऊंगा आपको। तो क्रॉस चार्ज पे आते हैं वापस। ये तो बात होगी मेरी एग्जाम्पल की। अब होता क्या है क्रॉस चार्ज, कि जो एम्प्लॉयज आपको यहाँ पे सर्विस दे रहा है अपने हेड ऑफिस में परटेनिंग टू ऑल अदर ब्रांचेस, तो देखा जाए तो अगर आप शेड्यूल 1 के क्लॉज बी में आएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई एक्टिविटी करते हैं, सप्लाई करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई मानी जाएगी। सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 का क्लॉज बी रिलेटेड पर्सन के लिए बोलता है कि अगर आप रिलेटेड पर्सन आपस में सप्लाई करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो एग्जैक्ट सप्लाई मानी जाएगी GST लॉस के अंदर। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आप
आईएसडी के लिए, सॉरी, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 के अंदर मेंशन है, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन 20 के अंदर मेंशन है, राइट। तो डिस्टिंक्ट पर्सन, जो डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी की है वो साफ साफ बोली गई है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जो पैन बेस पे काम कर रहा है, एक ही पैन है लेकिन जीएसटी डिफरेंट है, उसको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्रॉस चार्ज उस पे लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 बोल रहा है कि आप सप्लाई दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो आप सप्लाई मानी जाएगी। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं वो सेक्शन में क्लैरिफाई है। तो सर यहाँ पे तो कोई सर्विस नहीं दी जा रही है, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है, उस पे ना तो कोई गुड्स माना जाएगा ना वो सर्विस सप्लाई की मानी जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस को सर्विस दे रहा है और या ब्रांचेस को भी सर्विस दे रहा है, उस पे आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय एचओ सिर्फ एचओ को सर्विस दे रहा है, और एचओ क्या कर रहा है, एचओ अपनी सर्विस किसको दे रहा है, रिलेटेड पर्सन को, ब्रांचेस को। तो यहाँ पे जब एचओ अपनी सर्विस रिलेटेड पर्सन को या ब्रांचेस को दे रहा होता है तो उस सेक्शन, वो सेक्शन से फ्लो करता है कि सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 बोल रहा है कि एचओ अपनी सर्विस ब्रांचेस को दे रहा है, राइट, ब्रांचेस को दे रहा है अपनी सर्विस। तो जब वो ब्रांचेस को अपनी सर्विस दे रहा है तो वो शेड्यूल 7 में विदाउट कंसिडरेशन भी कवर होती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि चलो ठीक है, ये बन रहा है तो हम क्यों दे क्रॉस चार्ज, इससे फायदा क्या है गवर्नमेंट को? भाई अगर मैंने क्रॉस चार्ज के नाम पे हेड ऑफिस के से एक बिल रेस कर दिया और ब्रांचेस को बिल रेस कर दिया, तो मेरा एक जगह से पैसा गया और दूसरी जगह इनपुट मिल गया, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि व्हाई देयर इज ए क्रॉस चार्ज रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्रॉस चार्ज की रिक्वायरमेंट कहां से स्टार्ट हुई थी? पहले तो लॉ से निकल रही थी, लेकिन इसके लिए कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक एडवांस रूलिंग में गए थे, वो लोग कर्नाटक के एडवांस रूलिंग में गए थे और उन्होंने इस मुद्दे को प्लग किया था और उन्होंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बताया था और बताया था कि मैं इसमें कवर नहीं होता हूं, मैं शेड्यूल 3 में कवर होता हूं। फिर कर्नाटक एडवांस रूलिंग जजमेंट दी थी कि नहीं, यू आर कवर्ड अंडर क्रॉस चार्ज, यू हैव टू कंप्लाई विद द क्रॉस चार्ज रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर जब वो कोलंबिया एशिया विक्टिम थी और वो ट्रिपल ईयर के पास गई, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है हमारी अपीलेट अथॉरिटी, वहां पे भी उसको रिजेक्ट कर दिया और अफर्म किया किसके ऑर्डर को? जो कर्नाटक अथॉरिटी का ऑर्डर था। दैट मींस क्रॉस चार्ज लगेगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि क्यों लगाया जाता है क्रॉस चार्ज? लगाने के पीछे रीजन सुनिए क्या है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आपका दिल्ली का एम्प्लॉय दिल्ली के हेड ऑफिस को सर्विस दे रहा है, शेड्यूल 3 में कवर होता है और वो टैक्स नहीं लगता, एग्रीड, मानता हूं इस बात को, ठीक है। लेकिन अब दिल्ली का ऑफिस जो ब्रांचेस को अपनी सर्विस दे रहा है, जो कि मेरा शेड्यूल से निकल के आ रहा है, तो वो तो सर्विस हो गई है सेक्शन 7 शेड्यूल 1 के हिसाब से, वो तो सर्विस मानी जाएगी इवन विदाउट कंसिडरेशन। यस सर। लेकिन सर क्या फर्क पड़ा, मैं दिल्ली में टैक्स दे दूंगा 100 रुपए का मान लो, और वहां पे इनपुट ले लूंगा 100 रुपए का। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब जब आप दिल्ली की गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो दिल्ली की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, जबकि अगर आप दिल्ली की गवर्नमेंट से फ्लो करके वो पैसा आप किसी और गवर्नमेंट को देंगे तो वो टैक्स किसी और गवर्नमेंट को मिलेगा, राइट, किसी और गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है इस चीज से, क्योंकि दिल्ली का पैसा दिल्ली में रह गया है, जबकि वो दिल्ली का पैसा मुंबई, कर्नाटका, दैट इज बेंगलोर और कोलकाता और यहाँ पे जाना चाहिए चेन्नई में। तो इन जगह पे इनपुट्स मिलना चाहिए था, इन गवर्नमेंट्स को फायदा मिलना चाहिए था, कंजम्पशन सारी की सारी इन स्टेट्स में अपनी अपनी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, कंजम्पशन होने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्रॉस चार्ज लगाया गया। तो समझ रहे क्रॉस चार्ज लगाया क्यों गया? ओवरऑल मैं आपको जो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सेक्शंस के थ्रू, व्हाट इज क्रॉस चार्ज, यू अंडरस्टैंड विद माय एग्जांपल। नहीं आया तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कि कैसे फ्लो होता है सेक्शन से वो मैंने बताया, एडवांस रूलिंग भी इसके ऊपर बताई कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स की। उसके बाद ये बताया कि क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि नुकसान हो रहा है रिस्पेक्टिव स्टेट्स को। अब मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन की, करना क्या है हमें? सर हम करना क्या, ये बताइए। कि चलो मेरा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, मैं समझ गया क्रॉस चार्ज लगेगा, दैट डन है, लेकिन व्हाट टू डू, हाउ टू कंप्लाई क्रॉस चार्ज? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, कि क्रॉस चार्ज को कंप्लाई कैसे करना है। क्रॉस चार्ज बच्चों कंप्लाई ऐसे करना होता है कि क्रॉस चार्ज आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा हेड ऑफिस को, जो ये सर्विस जिसके पेरोल पे हो रही है। हालांकि उस जजमेंट में बोला था कि भाई एम्प्लॉय तो मेरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का है, तो मैं डेली को अलग और ब्रांच को अलग क्यों मानो, सारे फैक्टर्स डिनाई कर दिए उनके। इस बात में अब नहीं पढ़ना कि क्यों दूं मैं, क्योंकि देना पड़ रहा है अनलेस कोई जजमेंट हायर अथॉरिटीज की या फिर लॉ में अमेंडमेंट या कुछ
इनकॉर्पोरेशन ना हो जाए, तो देना पड़ेगा। अब करना क्या आपको, सबसे पहले चूज करिए बिलिंग अपनी, प्रेफरेबली मंथली बिलिंग करिए। सेकेंडली क्वार्टरली बिलिंग कर सकते हैं आप लोग, हाफ ईयरली बिलिंग, एनुअल बिलिंग भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा क्वार्टरली या मंथली बिलिंग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, कितनी बिलिंग करनी है आपको, रूल 28 में निकल के आता है वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल्स के अंदर 28 जो है वो बोलता है कि रिलेटेड पार्टी के अंदर जो डीलिंग है वो होती है तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी। फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते एम्प्लॉयज को लेके, इसलिए या फिर उसके जैसी कोई वैल्यू वो भी नहीं निकाल सकते हैं। और उसके प्रोविजन में बोला गया है दोस्तों कि अगर सामने वाले को पूरा इनपुट मिल जाता है तो आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो ओपन मार्केट वैल्यू होगी। देखिए रेवेन्यू न्यूट्रल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपकी अगर ओवरऑल एंटिटी की बात करूं तो पैसा एक जगह से जाएगा दूसरी जगह इनपुट मिल जाएगा। द पॉइंट इज की कंप्लायंस प्रॉब्लम हो जाएगी तो गवर्नमेंट इस पे आप पे पेनल्टीज लगा सकती है। और दूसरी बात, आपको उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा नहीं मिलेगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अब वैल्यूएशन रूल क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर उसकी जैसी कोई वैल्यू, या रूल 3031 पे लेके आता है रेजिडुअल जो रूल है, या फिर प्रोविजन में उसने बहुत इंपॉर्टेंट साथ दिया आपका कि अगर आपका आउटपुट और उसका इनपुट मैच कर जाता है, वो इनपुट के एलिजिबल है, तो फिर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो मान्य होगी वहां पे। अब इस केस में समझ ही आता है कि अगर सामने वाले को इनपुट मिलता है तो अगर मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो ओके है, और अगर उसको इनपुट नहीं मिलता तो मैं जो वैल्यू दूंगा वो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसको इनपुट नहीं मिलता। जैसे रेस्टोरेंट्स के केस में, कैफेज वगैरह के केस में उनको इनपुट नहीं मिलता उन लोगों को, तो उस केस में क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कोई चीज है, जैसे शूज बेच रहे हैं आप लोग, तो सामने वाले को इनपुट मिल जाता है। आपका बाटा शोरूम्स है हर जगह पे, पैन बेस इंडिया है, तो बाटा ने हेड ऑफिस ने बिल रेस किया बाटा बेंगलोर को, तो वो जो भी वैल्यू पे चार्ज करेगा, से 10,000 12,000 20,000 25,000 पर मंथ पर क्वार्टर 1 लाख पर क्वार्टर, तो रेवेन्यू न्यूट्रल है। आपने 1 लाख पे 18% टैक्स दिया, 18,000 रुपए पे आउटपुट पे किया, बेंगलोर में इनपुट मिल गया, दैट्स इट, काम खत्म हो गया, सेटअप कर लीजिए अपनी लायबिलिटी में। अब अगर रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने 1 लाख रुपए का इनपुट पेमेंट करी, 18% चार्ज किया, और वो 18% सामने वाले को इनपुट नहीं मिला, तो इसलिए वो वैल्यू वो मान्य नहीं होगी, तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगी, अपने एम्प्लॉइज जो आपको इन हाउस सप्लाईज दे रहे हैं पर्टेनिंग टू ऑल ब्रांचेस, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनकी सैलरी दीजिए, उनकी सैलरी क्या है, आपकी मंथली सैलरी क्या है, उस सैलरी पे एक मार्कअप जोड़िए, क्योंकि आप बिना मार्कअप के कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट एंटिटी नहीं बनेगी। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरे एम्प्लॉइज की सैलरी है, उस पर 10% मैंने मार्कअप जोड़ा, 1,10,000 रुपए, फिर मैंने उस पर 18% टैक्स लगाना है, टोटल मेरी वैल्यू आ जाएगी क्रॉस चार्ज की। अब मैं बांटूंगा कैसे इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जितना उनका टर्नओवर है उसके हिसाब से मंथली क्वार्टरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेट्स से उनका 20-25% टर्नओवर है, तो चारों एंटिटीज का टर्नओवर उसमें डिवाइड हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन यानी हेड ऑफिस। तो बेसिकली 5 हिस्से बटेंगे उसके, हेड ऑफिस को मिला के, एक तो अपना ही है तो नो इनवॉइसिंग, 4 जो बचे हुए हैं, कलकत्ता का एक इनवॉइस जाएगा 20% पे, चेन्नई पे एक इनवॉइस जाएगा 20% ऑफ द वैल्यूज पे, बेंगलोर पे एंड मुंबई पे, चारों पे दोबारा बोल रहा हूँ, टोटल सैलरी 1 लाख रुपए आई है आपकी, 1 लाख रुपए का मार्कअप जोड़िए 10% मार्कअप 1,10,000 रुपए, उसका 18% टैक्स आ गया आपका, टोटल वैल्यू बन गई, उसका डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, 4 बिलिंग कर दीजिए, मंथली क्वार्टरली जैसा आपका मन करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को बिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो खुद ही यूज कर रहा हूँ, खुद ही कंज्यूम कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार को ही पैसा मिलेगा, वहां पे 4 सरकार को पैसा मिलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका इनपुट वहां पे मिल रहा है। हाँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और उन लोगों को जहां पे वो वाला गुड्स एग्जम्प्ट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज ऑल स्मॉल शॉर्ट वीडियो अबाउट क्रॉस चार्ज। Do subscribe my channel, like my video, comment my video. If you have to give any suggestions, so please give your suggestion.